ठीक है। गुड मॉर्निंग क्लास 12th। देखिए, चल रहा था हम पढ़ा रहे थे आपको शमशेर बहादुर सिंह की उषा। शमशेर बहादुर सिंह उषा लेसन चल रहा था, उषा। तो उषा में लास्ट वाला दिखेगा, लास्ट वाला आया था कि नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो रहा है। तो नील मीन्स क्या होता है? नीला। और गौर मीन्स होता है गौर वर्ड, गौर। झिलमिल देह, झिलमिल झिलमिल मतलब झिलमिल मीन्स होता है लहराना। झिलमिल मीन्स क्या होता है? लहराना। तो झिलमिल देह, देह माने शरीर, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, अब सूर्योदय हो रहा है। तो कवि ने सूर्योदय की बेला का, कवि ने सूर्योदय की बेला का जो है बहुत ही सूक्ष्मता से अनुभव किया है। कहते हैं सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व, सूर्योदय जब होता है, सूर्योदय से कुछ समय पहले क्या होता है कि चारों तरफ लाल रंग का आकाश में जो होता है, पहले तो जब सूर्योदय होता है कुछ समय पहले आकाश में, नीले आकाश में एक सफ़ेद रंग का प्रकाश जो है फैल जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मानो नीले जल में, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह, मानो नीले जल में किसी की गोरी देह झिलमिला रही हो, मानो किसी की गोरी देह जो है झिलमिला रही हो। और इसके साथ ही सूर्य उदित हो जाता है, और इसके साथ ही कुछ समय के पश्चात सूर्य जो है उदित हो जाता है। तब उषा के पल पल बदलते रंगों का सौंदर्य जो होता है एकदम छूमंतर हो जाता है। पल पल जब सूर्य की जो किरणें जो है निकलती रहती हैं, निकलने से क्या होता है, उसका सौंदर्य जो होता है एकदम समाप्त हो जाता है, छूमंतर हो जाता है। अर्थात सूर्योदय हो जाता है और प्रकृति के जितने भी रंग होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं, वो सब समाप्त हो जाते हैं। समझाया? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का, सूर्योदय हो रहा है। तो कहते हैं कवि ने सूर्योदय की बेला का बड़ी ही सूक्ष्मता से उसने वर्णन किया है कि सूर्योदय से कुछ क्षण पूर्व, सूर्योदय से कुछ क्षण पहले नीले आकाश में एक सफ़ेदी सी श्वेत प्रकाश सा छा जाता है, और मानो नीले जल में किसी की, नीले जल में, नीला मतलब आकाश, तो नीले जल में किसी की गोरी देह जो श्वेत प्रकाश फैल जाता है, किसी की गोरी देह जो है क्या हो रही हो? झिलमिला रही हो। और कुछ समय बाद क्या होता है? सूर्य जो होता है उदय हो जाता है, सूर्य उदित हो जाता है। तब उषा के पल पर बदलते रंगों का जो सौंदर्य है वो समाप्त हो जाता है। अर्थात क्या हो जाता है? अर्थात हो जाता है सूर्योदय हो जाता है, और प्रकृति के जितने भी रंग होते हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। प्रकृति के रंग जो हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। अब देखिएगा कि इसमें लिखेंगे हम लोग विशेष में क्या आता है? नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। तो जैसे मतलब मानो, मनहु, मानो, जानो, जनहु, जानू मतलब जैसे हिल रही हो। तो यहाँ पर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। यहाँ पर क्या आएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार आएगा। और नील जल और हो रहा है, नील जल और सूर्योदय हो रहा है, इसमें आएगा हम लोगों का अनुप्रास अलंकार। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। तो इसमें आता है अनुप्रास अलंकार। और प्रतीकात्मक शैली है, प्रतीकात्मक और चित्रात्मक शैली है। और नीले आकाश के लिए नीले जल की उपमा, नीले आकाश के लिए नीले जल की जो उपमा है बहुत ही सुंदर बन पड़ी है। ठीक है? गौर झिलमिल देह जो होता है, मतलब गौर झिलमिल देह मतलब झिलमिलाता हुआ शरीर, उगते हुए सूरज का प्रतीक होता है। गौर झिलमिल देह उगते हुए सूर्य का
सूर्य का प्रतीक होती है। कवि की मौलिकता और कल्पनाशीलता जो होती है, कवि की मौलिकता और कल्पनाशीलता देखते ही बनती है कि मतलब कवि ने अपनी कल्पना से कितना सुंदर चित्र अंकित कर दिया है, कितना सुंदर चित्र बनाया, कितना सुंदर चित्र किया है। तो इसमें देखिएगा आता है अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न। कहते हैं नीले जल में गौर दे के झिलमिलाने द्वारा कौन सा दृश्य चित्र अंकित किया गया है। कहते हैं झिलमिलाने का मतलब नीले आकाश में सूरज की चमक के, नीले आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य अंकित किया गया है, क्योंकि प्रातः काल का दृश्य जो होता है नीला है और सूरज की पहली जो किरण जो है उसमें झिलमिला रही है। सूरज की पहली किरण झिलमिला रही है, जिस प्रकार से किसी युवती की गोरी देह झिलमिलाती है। तो इसमें आकाश में सूरज की चमक के झिलमिलाने का दृश्य अंकित कर दिया गया है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नीले जल के द्वारा कवि प्रातः काल के किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है, किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है। तो कहते हैं नीले जल के उपमान के द्वारा कवि प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को चित्रित करना चाहता है। नीले स्वच्छ आकाश को वो चित्रित करना चाहता है। कहते हैं नीले जल द्वारा, ठीक है, नील जल के द्वारा किस दृश्य को चित्रित करना चाहता है। तो आप लिखेंगे नील जल के द्वारा प्रातःकालीन नीले स्वच्छ आकाश को वह चित्रित करना चाहता है। नीले आकाश को वो स्वच्छ चित्रित करना चाहता है। ठीक, अब देखिए गोरी देह के झिलमिलाने की समानता किस दृश्य से कर दी गई है। गोरी देह के झिलमिलाने की समानता, तो गोरी देह का नीले जल में स्नान करना। कहते हैं कि जब सूरज की जो लाली होती है, सूरज की लाली धीरे धीरे लालिमा छोड़ देती है। सूरज की जब लाली होती है धीरे धीरे लालिमा छोड़ देती है तो क्या हो जाती है, श्वेत होने लग जाती है। तो वो श्वेत होने लग जाती है। तो जब उस समय वातावरण में विशेष प्रकार की चमक और नमी पैदा हो जाती है। तो उस दृश्य के लिए गोरी देह के लिए नीले जल में स्नान करना जो होता है, नीले जल में स्नान करना बहुत ही सुंदर उपमान है। मतलब इसमें कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। स्नान करना बहुत ही सुंदर उपमान होता है। ठीक, उषा का जादू टूटने से क्या आशय होता है। उषा का जादू टूटना होता है प्रातःकालीन वातावरण का अपार सौंदर्य होता है। जब सूर्य जब पूरा निकल आता है, कहते हैं उषा का जादू टूटना। तो कहते हैं जैसे ही सूरज आकाश में चढ़ा, जैसे मतलब सूर्य जो होता है आकाश में उदित होता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, उसकी अलग अलग तरीके के उसके रंग निकलते हैं और धीरे धीरे जब पूरा सूर्य जब उदित हो जाता है तो प्रातःकालीन सौंदर्य की जितनी भी झांकियाँ होती हैं सब गायब हो जाती हैं। मतलब उसके जितने भी रंग होते हैं सब गायब हो जाते हैं और वह पूरा श्वेत हो जाता है। तो चारों ओर एक समान सूरज की धूप जो होती है, चारों तरफ समान सूरज की धूप फैल जाती है। जब स्टार्टिंग में क्या होता है, कहीं धूप लगती है और कहीं नहीं लगती है, कहीं धूप लगती है और कहीं धूप नहीं लगती है। और वैसे भी जब प्रातःकालीन जब सूर्य निकलता है, प्रातःकालीन जब सूर्य उदित होता है तो क्या होता है कि पहले क्या होता है, पहले सफ़ेद होता है, फिर धीरे धीरे लाल होता है, फिर उसमें तरह तरह के रंग निकलते हैं। और उसके बाद में जितने भी प्रकृति के जब सूर्य पूरा उदित हो जाता है तो पृथ्वी के सारे रंग जो होते हैं उसमें से गायब हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं उषा के जादू टूटने का मतलब। उषा के जादू टूटना, इसी को कहते हैं उषा का जादू टूटना। ठीक, देखिए अब ये जो लेसन है ये अब देखिए, अब इसमें जो लिखा था स्टार्टिंग में, प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा दिया था। तो ये जो लेसन है
अब इसमें देखिए क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कविता के साथ साथ में, कविता के किन उपमानों को देख करके ये कहा जाता है कि उषा गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। उषा गांव की सुबह का शब्द चित्र है। क्या कहते हैं? निम्नलिखित उपमानों को देखकर कहा जाता है क्या? उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है। पहला क्या है? राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, देखिए लिखा है राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल, खड़िया चाक, स्लेट पर जैसे किसी ने खड़िया चाक मल दी हो, है ना। तो ये जो तीनों उपमान हैं, 3 उपमान दिए गए हैं। एक राख से लिपा हुआ चौका गीला पड़ा है, और बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से जैसे धुल गई हो, और स्लेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। तो ये तीनों उपमानों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। ठीक, आगे लिखा है भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्हों और पंक्तियों के बीच का स्थान भी कविता को अर्थ देता है। उपरोक्त पंक्तियों में कोष्ठक से कविता में क्या विशेष अर्थ पैदा हुआ, समझाइए। देखिए लिखा है नई कविता में कोष्ठक, विराम चिन्ह और पंक्तियों के बीच का स्थान एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कवि के मनोभावों को सहज ही प्रकट कर देते हैं। कवि के मनोभावों को वो सहज में ही प्रकट कर देते हैं। इसका संबंध भावों की गहराई और गंभीरता से होता है। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, इसके प्रयोग से कविता में संवादकता का पुट आ गया है। इनके प्रयोग से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो कवि स्वयं पाठक से मुखातिब होकर के कविता का पाठ कर रहा हो। मानो कवि क्या कर रहा है? मानो कवि पाठक से, जो पढ़ने वाला है, उसी के सामने बैठ कर के कविता का कोई पाठ पढ़ रहा हो। आकाश की श्यामलता, आकाश का जो श्यामलापन है, नीला रंग है मतलब कहने का, प्रकट करने के लिए ही कवि ने चौके के गीले होने की यहाँ पर बात कर दी है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, तो चौके के गीले होने की बात यहाँ पर कही गई है, क्योंकि गीले चौके में ही श्यामलता विद्यमान रहती है। अतः ये उपमान के स्पष्टीकरण में सहायक होता है। ठीक, तो ये हो गया कविता के साथ साथ दोनों क्वेश्चन। देखिए इसमें लिया गया है आपसदारी। देखिए लिखा है सूर्योदय का वर्णन लगभग सभी बड़े कवियों ने किया है। प्रसाद जी ने जो जयशंकर प्रसाद जी की जो कविता है कि बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। तो बाबरा अगेय की बाबरा अहेरी की पंक्तियाँ आगे बॉक्स में दी जा रही हैं। उषा कविता के समानांतर इन कविताओं को पढ़ते हुए नीचे दिए हुए बिंदुओं पर 3 कविताओं का विश्लेषण कीजिए और ये भी बताइए कि कौन सी कविता आपको ज़्यादा अच्छी लगी और क्यों। पहला क्या है? बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। खग कुल 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 सा बोल रहा, किसलय का अंचल डोल रहा। लो ये लतिका भी भरलाई, मधुमुकुल नवल रस गागरी। अधरों में रंग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए। तू अब तक सोई है आली, आँखों में भरी बिहागरी। ये भी प्रातःकालीन सूर्योदय का वर्णन किया है जयशंकर प्रसाद जी ने। अब देखिएगा ये दूसरा लिखा है भोर का बाबरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनियाँ, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखी, डैनों वाले डील वाले, डॉल के बेडौल। डैनों मतलब होता है पर जो होते हैं पंख। उड़ने जहाज
किलस त्रिशूल वाले मंदिर शिखर से ले, तार घर की नाटी ना मोटी चिपटी गोल दुस्सों वाली उपयोगी सुंदरी, बेपनाह काया को, गोधूली की धूल को, मोटरों मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुष्पिताग्र कोडिकार की आलोक खिंची तन में रूपरेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उदंड चिमनियों को, जो धुआं यूं उगलती हैं मानो उसी मात्र से अहेरी को वे हरा कर देंगी। मान लीजिएगा उसी को अहेरी को वे हरा कर देंगी। तो ये अज्ञेय की कविता है, सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। और पहले वाली जो कविता थी वो थी जयशंकर प्रसाद जी की। इन्होंने सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों का ही मतलब सूर्योदय का इन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। तो देखिएगा कि कवि कहते हैं शमशेर सिंह, इन्होंने इस प्रकार की मतलब कविताओं का यहाँ पर इन्होंने चित्रित कर दिया है। अब देखिएगा इसमें आता है कि जो अन्य महत्वपूर्ण ये जो है ये दोनों जो कविताएं तो दी गई हैं, लेकिन ये परीक्षा की दृष्टि से कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है। परीक्षा की दृष्टि से कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है ये, तो बस इनका खाली जैसे कभी पूछ दिया जाता है तो आप उसको लर्न कर सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कविता थी भीति विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा गटूषा नागरी, आप लिख सकते हैं। और इसके पश्चात में हम आपको अन्य कुछ क्वेश्चंस बताते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंस होते हैं, मतलब महत्वपूर्ण होते हैं या समझ लीजिएगा इम्पॉर्टेंस होते हैं। ठीक, तो सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है, या उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो उस जादू को स्पष्ट कीजिए जो सूर्योदय के साथ में टूट जाता है। क्या सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप टूट रहा है, क्योंकि सूर्य के उदित होने से पहले कहते हैं जब उदित होता है, सूर्य के उदित होने से पहले कैसा हो जाता है, पहले आकाश जो है सफ़ेद होता है, फिर धीरे धीरे लाल रंग को पकड़ने लग जाता है। लाल रंग और काली छवि को पकड़ने के लिए कवि ने अनेकों उपमान जुटा दिए हैं, फिर भी उषा के रूप का जादू जो है पूरी तरह से प्रकट नहीं हो पाया है। यही अवर्णनीय सौंदर्य वेला में नष्ट होने लग जाता है। यही मतलब जो सौंदर्य, यही जो मतलब जो वर्णन करने योग्य सौंदर्य नहीं है, वर्णन नहीं किया जा सकता है, उस सौंदर्य में सूर्योदय की वेला में नष्ट होने लग जाता है। कौन सा जादू टूट रहा है, सूर्योदय से उषा का अलौकिक रंग रूप का जादू टूट रहा है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जब सूर्य उदित होता है तो आकाश पहले कैसा हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे लाल होता है। लाल होने के बाद में उसमें क्या होती हैं, तरह तरह की रंग बिरंगी किरणें निकलने लग जाती हैं। लेकिन जब सूर्य पूरा उदित हो जाता है तो ये प्रकृति के जितने भी रंग रूप हैं, ये सारे समाप्त हो जाते हैं। तो इसी को कहते हैं कि प्रकृति का जादू, उस सूर्योदय से उषा का जादू टूट रहा है। और ये अवर्णनीय जो सौंदर्य होता है, जिसको वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, सौंदर्य वेला में पूरा नष्ट, सौंदर्य की वेला में पूरा नष्ट हो जाता है। तो भोर के रंग को राख से लीपा गीला चौका क्यों कहा गया है, बताइए। राख से लीपा हुआ चौका गीला पड़ा है। कहते हैं भोर का जो आकाश होता है, भोर का जो आकाश होता है, भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी रंग का होता है। भोर के आकाश के समान भोर का जो आकाश होता है, गीली राख जो होती है, गीली राख के रंग के समान गहरा स्लेटी कलर का होता है। और तब वातावरण में नमी और पवित्रता होती है। तो इन तीनों विशेषताओं का, क्या रंग का, नमी का और पवित्रता का, के कारण भोर के नभ को राख से गीला हुआ चौका कहा गया है। फिर से देखिएगा, भोर का आकाश गीली राख के रंग के समान, गीली जो राख होती है, राख को यदि गीला कर लिया जाए तो उसका रंग आ जाता है गहरा स्लेटी रंग का। तो जो भोर का आकाश होता है गीली राख के समान गहरे स्लेटी रंग का होता है। तब वातावरण में नमी और पवित्रता आ जाती है।
तो कहते हैं रंग के कारण, नमी के कारण और पवित्रता, इन तीनों विशेषताओं के कारण भोर के नभ को गीली राग से लीपा हुआ चौका कहा गया है। कवि जो है भोरकालीन वातावरण को रसोई घर की पवित्रता के समान पवित्र करना चाहता है। मतलब रसोई घर की पवित्रता के समान वह उसे पवित्र करना चाहता है। ठीक, तो आगे देखिएगा, नील जल में हिलती हुई झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? तो कवि ये कहना चाहता है कि सूरज का नित्य नित्य बढ़ते जाना, सूर्य पहले छोटा होता है, धीरे धीरे बढ़ के वो बड़ा हो जाता है। तो कहते हैं सूर्य का नित्य नित्य बढ़ते जाना किसी रूपसी जो नारी होती है, रूपवती जो नारी होती है, नारी की देह का खिलते जाना होता है। समझा है? जिस प्रकार से सूर्य जो होता है पहले इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर इतना होता है, फिर उसकी किरणें निकलने लग जाती हैं, बढ़ते हैं। तो जो सूर्य का धीरे धीरे बढ़ते जाना, नित्य नित्य बढ़ते जाना, किसी रूपसी नारी की गोरी देह का खिलते जाना होता है। इस प्रकार कवि नीले आकाश में विकीर्ण होती सूरज की धवल किरणों के प्रकाश का चित्रण करना चाहता है। झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? नीले जल में हिलती झिलमिलाती देह, तो नीले जल के माध्यम से कवि नीले आकाश का चित्रण करना चाहता है। नीला आकाश जो होता है, सूरज का जो होता है, नीले आकाश का चित्रण करना चाहता है। तो सूरज का नित्य नित्य बढ़ते जाना, किसी रूपसी नारी की गोरी देह का धीरे धीरे खिलते जाना होता है। इसी प्रकार से कवि नीले आकाश में विकीर्ण होती सूरज की धवल किरणों के प्रकाश का चित्रण करना चाहता है। ठीक, अब देखिएगा, स्लेट पर लाल खड़िया चाक मलने के सौंदर्य की सराहना कीजिए। स्लेट के ऊपर लाल खड़िया चाक मल देना, तो काली स्लेट पर ये लाल खड़िया चाक मिट्टी को लीप दिया जाए तो वह गीली हो और उसका रंग भोरकालीन गहरे आकाश सूरज की लाली के पड़ने जैसा होता है। यह वर्णन रूप के कारण, रंग के कारण और वातावरण की समानता के कारण बहुत ही यहाँ पर सुंदर बन पड़ा है। देखिए, काली स्लेट के ऊपर यदि हम लाल खड़िया चाक मल देते हैं, को लीप देते हैं, और यदि वो होती है गीली, तो उसका रंग भोरकालीन गहरे आकाश पर सूरज की लाली पड़ने के बराबर होता है। तो यह वर्णन जो होता है उसका रूप रंग और वातावरण की समानता के कारण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। रूप रंग और वातावरण की समानता के कारण बहुत ही सुंदर बन पड़ा है। ठीक, आगे सिल और स्लेट का उदाहरण देकर कवि ने आकाश के रंग के बारे में क्या कहा है? सिल और स्लेट, कहते हैं सिल और स्लेट का उदाहरण देकर के कवि ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भोर के समय का आकाश जो होता है गहरा नीला और काला होता है। गहरा नीला भी होता है और काला भी होता है। क्यों? सिल और स्लेट, काली सिल और नीली स्लेट, तो उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा छिपी हुई होती है। कहते हैं स्लेट कैसी होती है? काली, और सिल कैसी होती है? काली स्लेट पर। तो सिल और स्लेट का उदाहरण देकर के कवि ने ये स्पष्ट कर दिया है कि भोर के समय का आकाश जो होता है नीला और काला होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी सूर्योदय की लालिमा जो होती है वो मिली हुई होती है। सूर्योदय की लालिमा जो है उसमें मिली हुई होती है। आगे देखिएगा, उषा कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए।
कहते हैं भोर के समय का आकाश का रंग जो होता है नीला होता है, गहरा नीला होता है। धीरे धीरे उसकी नीलिमा जो उसका नीलापन जो होता है, पहले नीला होता है, फिर उसका नीलापन जो होता है धीरे धीरे कम होने लगता है और उसमें लालिमा का प्रवेश होने जाता है, धीरे धीरे वो हो जाता है लाल, और उसमें नमी भी स्पष्ट होने लग जाती है। तो सूर्योदय से पूर्व भोर की आभा, सूर्योदय से पूर्व की भोर की जो आभा होती है भिन्न भिन्न रूप बदलती रहती है। अंत में जब सूर्योदय होता है तो भोर के जितने भी निराले जो रूप रंग होते हैं सब विलीन हो जाते हैं। भोर के निराले रूप रंग जो होते हैं वो विलीन हो जाते हैं, सब समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो उषा कविता का सार अपने शब्दों में हम लोगों ने क्या लिखा कि भोर के समय के आकाश का रंग जो होता है गहरा नीला होता है, धीरे धीरे उसमें नीलिमा जो होती है, नीलापन जो होता है कम होने लग जाता है और उसमें लालिमा का समावेश होने लग जाता है और नमी भी उसमें स्पष्ट दिखने लग जाती है। तो सूर्योदय से पूर्व भोर की जो आभा होती है, सूर्योदय से पूर्व भोर की आभा विभिन्न रूपों में बदलती रहती है और अंत में जब सूर्योदय होता है तो भोर के निराले जो रूप रंग जो होते हैं सब विलीन हो जाते हैं। इसलिए मतलब उषा कविता का जो सार है, मतलब सूर्योदय का इन्होंने इसमें सूर्योदय का वर्णन किया है। तो जादू टूटता है इस उषा का। अब उषा का जादू क्या है, वह कैसे टूटता है? तो कहते हैं सूर्योदय होने से पहले आकाश में नए नए रूप रंग उभरते हैं। लाल और काले रंगों के अद्भुत रंगों के मेल से आकाश में जादू जैसा वातावरण बन जाता है। लाल और काले रंगों के धनुष के मेल से जादू जैसा वातावरण जो है बन जाता है और इसी रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा गया है। सूर्योदय होने पर, जब सूर्योदय होता है तो सारे रंग जो होते हैं, कहते हैं जब सूर्योदय हो जाता है तो सारे रंग जो होते हैं विलीन हो जाते हैं मतलब सब समाप्त हो जाते हैं। अतः उषा का जादू टूट जाता है। सूर्योदय होने पर वे सारे रंग विलीन हो जाते हैं, अतः उषा का जादू टूट जाता है। ठीक है, तो ये लेसन जो था उषा जो लेसन था लिखा हुआ, तो ये शमशेर बहादुर सिंह का लेसन है। ये आज बेटा पूरा कंप्लीट हो गया है। आप इसके जो क्वेश्चंस हैं आप इनको एक बार बेटा रिपीट कर लीजिएगा, उसको कॉपी में नोटबुक में नोट कर लीजिए, नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे सूर्योदय से उषा का कौन सा जादू टूट रहा है, भोर के रंग को राख से लिपा गीला चौका क्यों कहा गया है, ठीक है ना। नीले जल में हिलती झिलमिलाती देह के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। स्लेट पर लाल खड़िया चाक मिलने के सौंदर्य की आप सराहना कीजिए। सिल और स्लेट का उदाहरण देकर के कवि ने आकाश के रंगों के बारे में क्या कहा है। उषा कविता का सार जो है अपने शब्दों में आप लिखेंगे। और उषा का जादू क्या है, कहते हैं उषा का जादू क्या है और वो कैसे टूटता है। तो उषा का जादू क्या है, क्या लिखते हैं, सूर्योदय होने से पहले आकाश में नए नए रंग उभरते हैं। लाल और काले अद्भुत रंगों के माध्यम से आकाश में जादू जैसा वातावरण जो है बन जाता है। इसी रंग बिरंगे वातावरण को उषा का जादू कहा गया है। तो आप सबसे पहले शमशेर बहादुर सिंह का आप जीवन परिचय लिखेंगे, पहले इनका जीवन परिचय लिखेंगे और फिर उसके बाद में आपको इनके क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रात नक्ता नीले शंख जैसा, मतलब इनकी व्याख्या होगी। व्याख्या होने के बाद में आप इसके जो मतलब इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको अभी भी बताए हैं आप उनको नोट कर लेंगे। ठीक है, आप उनको नोट कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हुए हैं, लास्ट वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं
और जो बुक में तो दिए हुए हैं, आपके बुक में दिए हुए हैं कि कविता के किन उपमानों को देखकर कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये क्वेश्चन तो पाठ्य पुस्तक से दिए गए हैं, और जो ये जो हैं क्वेश्चंस जो हैं सूर्योदय से, ये जो परीक्षा के उपयोगी, मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, ओके बेटा, बाय।